लॉ एंड बीसीआर के अंदर पढ़ तो सब लिया है, बट अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आंसर को एग्जाम के अंदर लिखना है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लॉ एंड बीसीआर के अंदर इस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर अपने आप को रोक ही ना पाए आपको नंबर देने से, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर कई बार पूछे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो भी मैं कुछ बताने वाला हूं उसको एक कॉपी पे नोट कर लेना ताकि आप उसको भूल ना जाओ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ सब्जेक्ट की, ठीक है। लॉ के अंदर आपसे दो तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपका ये देखा जाता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितना है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो आपसे पूछता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप आंसर को दो स्टेप में लिखना। सबसे पहले आप लिख देना एक्ट एप्लीकेबल कौन सा है। अब जैसे एक्ट यहाँ पे जो एप्लीकेबल होता है वो होता है सेक्शन 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। तो अब आप कैसे लिखोगे, तो आपको सबसे ऊपर लिखना है एज पर दी सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट दी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज, ठीक है। ये एक स्टेप होता है जिससे उसको एग्जामिनर को पता चल जाता है ना उनको कि आपको ये तो पता ही है कि हाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है, आपको सेक्शन नंबर भी याद है। अब अगर मान लो आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। तो देखो, कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो, कहीं पे आपने गलती नहीं करी है। अब मान लो अगर आप सेक्शन नंबर लिख देते हो बट गलत लिख देते हो, आपका आंसर ही पूरा गलत हो गया। तो गलत नहीं लिखना है, बस यहाँ पे लिख देना एज पर द रिलेवेंट सेक्शंस या फिर एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन। दूसरा आपका स्टेप होने वाला है प्रोविजन, जिसके अंदर आप डायरेक्ट लिख देना कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। जैसे एग्रीमेंट होता है, जो भी आपके एसेंशियल्स होते हैं उसको पॉइंट वाइज मैनर में लिख देना। बस ये दो स्टेप लिखो, आंसर इतना सुंदर हो जाएगा ना, एग्जामिनर अपने आपको रोक ही नहीं पाएगा नंबर देने के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आप दो स्टेप लिख रहे थे, अब आप यहाँ पे उसको दो की जगह आपको चार स्टेप कर देना, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले आपको लिखना है एक्ट एप्लीकेबल, फिर लिखना है प्रोविजन, फिर आपको लिखना है फैक्ट ऑफ द केस, उसके बाद लिखना है कंक्लूजन। एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कोई एक एक्स बंदा है जिसने 4 कंपनीज खोली हैं, ठीक है, और वो उसी में अपना ट्रांजैक्शन करता रहता है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, जिससे वो प्रॉफिट छुपा रहा है, ठीक है, और दिखाता है कि वो लोन ले रहा है। तब आपको याद आएगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ये टॉपिक कौन सा है, कॉर्पोरेट विल का, ठीक है, और केस लॉ कौन सा है, दिनसो मेनेक्जी का। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या था, एक्ट एप्लीकेबल। तो देखो यहाँ पे आप लिख देना केस लॉ, ठीक है, जो कौन सा केस लॉ एप्लीकेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया दिनसो मेनेक्जी का जो केस लॉ था वो एप्लीकेबल है, तो पहले उसमें लिख देना एक्ट एप्लीकेबल की जगह पे केस जो एप्लीकेबल है वो लिख देना, केस लॉ जो एप्लीकेबल है। देन उसके बाद उसका प्रोविजन क्या क्या था, मतलब दिनशो मेनेक्जी का जो केस लॉ दिया हुआ था उसमें क्या क्या आपको याद है, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत याद है वो लिख देना। मतलब एज सच आपकी वो कहानी पूरी होनी चाहिए कि पहला आपने ये लिखा कि हाँ आपको ये चीज मालूम है कि कौन सा केस लॉ एप्लीकेबल है। प्रोविजन में आपने ये बताया कि उस केस लॉ के अंदर था क्या। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप जो बुक की लैंग्वेज है वही लिखो, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। बस हाँ ये ध्यान रखना कि आप कीवर्ड का इस्तेमाल जरूर करना, ठीक है, और कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना। अब तीसरा आपको क्या लिखना था, फैक्ट ऑफ द केस। तो फैक्ट ऑफ द केस के अंदर क्या लिखना है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका उसकी समरी बनाओ और लिख दो। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बस यहाँ पे आपको वो बताना है, ठीक है। जैसे मान लो जो मैंने आपको बताया ना कि एक आदमी है जो अलग 4 कंपनीज खोला हुआ है, तो बस वही सब लिख दो छोटा बना के। जो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया होगा उसको छोटा सा बना के 2-3 लाइन के अंदर बना के फैक्ट ऑफ द केस के अंदर लिख दो। फिर उसके बाद क्या लिखना होता है, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर कुछ भी नहीं लिखना होता, कुछ भी ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, ठीक है। आपके पास प्रोविजन दिया हुआ है, फैक्ट ऑफ द केस दिया हुआ है। अब लास्ट में आप लिख दो कि अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या बताता है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट विल की लिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो बस वही कंक्लूजन में आपको वो बना के लिख देना है। आंसर बना के लिखा। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि बुकिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से लिख सकते हो, आप अपना खुद का वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अब कीवर्ड्स का जब आप इस्तेमाल करते हो तो एक और चीज ध्यान रखना कि कीवर्ड को अंडरलाइन कर दो ताकि एग्जामिनर का डायरेक्ट ध्यान कीवर्ड पे जाए, आपका काम वही हो जाए, वो आपका आंसर ज्यादा नहीं पड़े। तो फटाक से इसको कंक्लूड कर लेते हैं। देखो, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, 2 स्टेप फॉलो करना है, एक्ट एप्लीकेबल और प्रोविजन, ठीक है। और इनडायरेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको 4 स्टेप फॉलो करने, एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। आप एक्ट एप्लीकेबल और प्रोविजन को एक साथ भी लिख देते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट उसको लिख देते हो तो आपका एक स्टेप बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीसीआर। देखो बीसीआर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी आ रहा है लिखते चलो।
उसमें बेसिकली पूछता क्या है, समरी पूछता है, नोट्स पूछता है, वहां पे सब जगह आपका खुद का दिमाग लगेगा। बट आपको क्या चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी हेडिंग लिखो, सब हेडिंग लिखो, तो वो पता लगना चाहिए कि हाँ वो हेडिंग है, वो सब हेडिंग है, एकदम क्लियरली लिखो। अब हेडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो पूरा कैपिटल में लिख सकते हो हेडिंग को, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन कर देना, अंडरलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आप जैसे मान लो आंसर के अंदर कोई हेडिंग लिख रहे हो, जैसे मान लो पूछा है कि दो तरह के कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो आप ये जो हेडिंग बनाए वर्बल और नॉन वर्बल, इस हेडिंग को आप बॉक्स में डाल दो। वैसे ही आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो लॉ के अंदर आते हैं उसके अंदर भी कुछ हेडिंग्स है, तो उसको बॉक्स के अंदर डाल दो ताकि वो अलग पता चले, ठीक है। वैसे तो आप पूरा पेपर ब्लैक में लिख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप डिफरेंशिएशन कैसे बनाओगे, अंडरलाइनिंग करके, चाहे उसको बॉक्स में कर दिए, ठीक है। तो वो सब चीज करके आपको पता लगना चाहिए कि हाँ ये हेडिंग है। दूसरा, आपको एब्रिविएशंस लिख के आने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एब्रिविएशंस के नंबर मिलते हैं, ठीक है। और लॉ एंड बीसीआर के अंदर दोनों चीज में ध्यान रखना, आंसर बहुत ज्यादा क्लियरली लिखो, कॉपी एकदम साफ सुथरी दिखनी चाहिए। कॉपी अगर साफ सुथरी दिखती है ना तो एग्जामिनर को चेक करने में भी मजा आता है, और वो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा नंबर दे, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, मान लो कंटेंट अच्छा है पर लिखा बहुत गंदे तरीके से गया है, उसको पढ़ने में नहीं आ रहा उनको, ठीक है। तो आप क्या करो, थोड़ा साफ सुथरा लिखो कि वो अच्छे से पढ़ पाए तो नंबर दे के जाएंगे। तो आप साफ सुथरा लिखना, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना। और एक और चीज ध्यान रखना, जैसे कम्युनिकेशन के अंदर कई सारे फ्लोज दिए हुए ना, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो उसके कई सारे डायग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम जरूर बना के आना, उससे आपका आंसर बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है, और डायग्राम के भी नंबर होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी नंबर मिलता है, तो डायग्राम बना के आना। एक और चीज ध्यान में रखना कि जो भी आप क्वेश्चंस नंबर लिखते हो ना, जो आप साइड में लेफ्ट साइड में लिख देते हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, फिर आप लिखना चालू करते हो, तो वहां पे आपको 2 बार क्वेश्चन नंबर लिखना है। लॉ के अंदर ही नहीं, सभी मतलब अकाउंट्स के अंदर भी ये चीज ध्यान में रखना, 2 बार लिखना है। एक जो आप लेफ्ट साइड में लिखते हो वो तो लिखना ही लिखना, उसके ऊपर भी आपको ऊपर बीच में, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 लिख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, ठीक है, वो आपने बॉक्स के अंदर किया और बीचों बीच में लिखा हुआ है, फिर एक बार वही सेम चीज लिख देना जो आप लेफ्ट साइड में लिखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर लिखना शुरू करना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। आप हर एक नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करो, अगर वहां पे 10 लाइन भी बची है छोड़ दो, नया क्वेश्चन नए से स्टार्ट करो। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने कमेंट सेक्शंस के अंदर मुझसे कई बार पूछे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कई जगह पे आया है कि लॉ को याद कैसे करें, क्योंकि आप लोग कोशिश बहुत कर रहे हो, लॉ याद ही नहीं हो रहा है। तो देखो क्या करना है, अब देखो टाइम तो बचा नहीं है, तो मेरा मानो आप बुक उठा भी रहे हो अगर, तो बुक की एक रीडिंग मारो, समझ लो थोड़ा सा, वहां पे आप जो बुक रीडिंग कर रहे हो या फिर वन शॉट देख रहे हो, अब उससे ज्यादा कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना, आप क्वेश्चंस कितना ज्यादा सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चंस को आप पढ़ो और हो सके तो उसको लिखो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस से एक और चीज दिमाग में आ रही है कि देखो अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ना, वो लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है, तो उसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। दूसरा कि लॉ को पहले अटेम्प्ट करें कि बीसीआर को, देखो ये मैं आपके ऊपर छूटता हूं, क्योंकि अगर आपका लॉ अच्छे से तैयार है तो आप पहले लॉ अटेम्प्ट करना, और अगर बीसीआर आपका अच्छे से तैयार है तो आप पहले बीसीआर करना। बट हाँ, एक चीज दिमाग में रखना, अगर आप लॉ पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका शुरुआत का 1 घंटा 40 मिनट के अंदर लॉ कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत जगह पे 2 घंटा बोलते हैं, बट यार 2 घंटा देखो, लास्ट का समय कुछ बचा लेना। बट ये चीज दिमाग में रखना कि जो शुरुआत का आपका 100 मिनट है आपके अंदर, उसमें लॉ हो जाना चाहिए। वही सेम चीज अगर आप मान लो शुरुआत में बीसीआर कर रहे हो, तो आपको शुरुआत के 1 घंटे में कोशिश करना है कि आपका बीसीआर डन हो जाए, ठीक है। लास्ट में अगर टाइम बच जाएगा तो अगर कोई क्वेश्चन यहाँ छोड़ के आए हुए रहोगे तो जाके अटेम्प्ट कर लेना, बट कोशिश यही ज्यादा से ज्यादा करना, अगर लॉ पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो शुरुआत का आपके पास 100 मिनट्स है, उसके अंदर कंप्लीट करो, या अगर आप बीसीआर अटेम्प्ट कर रहे हो तो शुरुआत का 1 घंटा उसके अंदर अटेम्प्ट कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो एक चीज मुझे आप लोगों से और बात करनी थी, जो मैंने इसके पहले वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि 10 दिन के अंदर किस तरीके से मैंने अपना सीए फाउंडेशन पास किया था। देखो उसमें लोगों को काफी अच्छा कमेंट आ रहा था, बट कुछ लोगों को डाउट था। तो देखो सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने शायद वो पूरी वीडियो देखी नहीं, उसमें मैंने अपना बताया था कि मैं किस तरीके से अटेम्प्ट किया। दूसरा, वन शॉट से कैसे कोई पास हो सकता है, तो देखो मैंने वन शॉट की बात नहीं की थी, मैंने ये बोला था कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है तो एक बार आप वन शॉट देख लो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की बात की थी, तो अगर मान लो वहां कोई डाउट था तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने सीए दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कोई सजेशन देना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, और किस नए टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए उसको भी लिख देना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।